नमस्कार। जब तक आप इस वीडियो को सुनेंगे, जब तक यह वीडियो आपके पास पहुंचेगा, आप गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बारे में बहुत सारी बातें जान चुके होंगे। इसलिए मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, केवल 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। पहली बात, गुजरात सरकार ने यह फैसला 15 अगस्त 2022 को लिया था, जिसके ठीक 5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव थे। गुजरात सरकार बिल्किस बानो से रेप और उनके परिजनों की हत्या के मामले को एक सांप्रदायिक मुद्दे के रूप में उठाना चाहती थी, जिसमें वह बहुत हद तक सफल रही। आज जब यह फैसला आया है और गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द किया है, तब आप देखें कि इसके कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव है। एक बार फिर से आशंका इस बात की है कि हिंदू मुस्लिम राजनीति शुरू हो जाएगी। आप सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर एंकरों को और गोदी मीडिया को यह कहते हुए देख सकते हैं कि यह कैसा फैसला है, और बहुत सारे लोग इसमें आपको न्याय की जीत के नाम पर भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको यह देखना है कि यह फैसला सरकार ने क्यों लिया, इस फैसले का आधार क्या था, और इस फैसले की एक बहुत बारीक बात है, और वह बात है न्याय में असमानता। भारतीय संविधान, जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको भारतीय संविधान भी दिख रहा होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों के साथ न्याय, समानता और सद्भावना की बात कही गई है। आज का यह फैसला, सुप्रीम कोर्ट की गुजरात को फटकार, नागरिकों के लिए आश्वस्त करता है कि सुप्रीम कोर्ट उनका साथ दे रहा है। लेकिन गुजरात सरकार ने यह फैसला किस आधार पर लिया, गुजरात सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यह फैसला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर था, क्या गुजरात सरकार नागरिकों से माफी मांगेगी? क्या गुजरात सरकार कह सकती है कि जो बेटी बचाओ का नारा है वह सभी के लिए बराबरी से लागू होता है? बेटी बचाओ अभियान में किसी धर्म विशेष की बात है? नागरिकों को अपनी सरकारों से सवाल पूछना होगा। अगर नागरिक अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो सरकार इसी तरह से धार्मिक आधार पर अपनी सुविधा के अनुसार फैसले लेती रहेगी और नागरिक अधिकारों का अतिक्रमण करती रहेगी। आज इस फैसले के बीच आपको एक टिप्पणी की ओर मैं ले जाना चाहूंगा। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के.एम. जोसेफ की है। जोसेफ ने कहा था, आप नहीं चाहते कि बेंच इस मामले की सुनवाई करे। जोसेफ यह बात गुजरात सरकार से कह रहे थे। जोसेफ ने कहा था, 16 जून 2023 को मैं रिटायर हो जाऊंगा, उस दौरान मैं छुट्टी पर रहूंगा, इसलिए कोर्ट में मेरा अंतिम कार्य दिवस 19 मई 2023 है। हमने यह साफ कर दिया था कि मामले को निपटारे के लिए सुना जाएगा। आप केस जीत सकते हैं या हार सकते हैं, लेकिन कोर्ट के प्रति अपने कर्तव्य को मत भूलना। जस्टिस जोसेफ की इस टिप्पणी के बाद ही केंद्र और गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की रिहाई से जुड़ी फाइल कोर्ट में पेश करने पर सहमति जताई थी। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले केंद्र और गुजरात सरकार 11 दोषियों की रिहाई से जुड़ी फाइलें कोर्ट में पेश करने पर आनाकानी कर रही थी, जिसके बाद जस्टिस जोसेफ की यह टिप्पणी आई थी। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के समय जो कहा था वह आपको मैं अक्षरशः पढ़कर सुना रहा हूं। इस अंश को बार बार पढ़िएगा और अपने घर, परिवार, दोस्तों और नागरिकों तक पहुंचाइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह एक ऐसा मामला है जहां एक गर्भवती महिला के साथ गैंग रेप किया गया और उसके 7 रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। आप सेब की तुलना संतरे से कैसे कर सकते हैं? आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना सामूहिक हत्या से कैसे कर सकते हैं? यह एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। हमारा मानना है, आप अपनी शक्ति और विवेक का इस्तेमाल जनता के लिए भलाई करें। दोषियों को रिहा करके आप क्या संदेश दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह बात इसी मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान कही थी, जब
केंद्र और गुजरात सरकार दोषियों की रिहाई से जुड़ी फाइलें सुप्रीम कोर्ट में पेश करने से बच रहे थे। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इस मामले में केंद्र और राज्य का रवैया कैसा रहा है। जिस किताब से मैं आपको यह अंश पढ़कर सुना रहा हूं, उस किताब को आप भी पढ़ सकते हैं। यह किताब हिंदी में है और अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। इस किताब के बारे में हम बहुत सी चर्चाएं पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, आप इससे परिचित हैं। यहाँ यह जानना जरूरी है कि यह फैसला केंद्र और गुजरात सरकार की नागरिक अधिकारों से जुड़ी मनमानी और तानाशाही पूर्ण रवैये पर सख्त टिप्पणी है और इस टिप्पणी को नागरिकों को एक उत्साहवर्धन के रूप में लेना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र में हमें अपने अधिकारों के लिए निरंतर लड़ते रहना होगा और उस मीडिया से सावधान रहिए जो केवल आपको एक पक्षी खबरें दिखाता है और अक्सर ही जिसकी नज़र में इस देश के 20% से ज़्यादा मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। यह एक हिंदू मीडिया है, इस मीडिया से सावधान रहिए। ऐसे ज़रूरी मसलों पर और नागरिक आवाज़ों को सामने लाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।